Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। बच्चा अभी तक का माइक्रो का पूरा कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अगर कोई टॉपिक रह गया या किसी चैप्टर में कोई डाउट है तो चैनल पर हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सीक्वेंस में मैंने सारे चैप्टर्स डाल रखे हैं, वहां से तैयार कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा सप्लाई समझने से पहले याद करो हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था ना। बच्चा डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करता है ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहा है ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो बच्चा कंज्यूमर को ये गुड्स और सर्विसेज कौन देता होगा? प्रोड्यूसर देता है। तो बच्चा प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है। किसे करता है? कंज्यूमर्स को। तो ये याद रखना, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। वही चीजों की सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो बच्चा इस चैप्टर में हम ये मान के चलेंगे कि हम क्या है? एक प्रोड्यूसर है। हम गुड्स और सर्विसेज लोगों को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अब बच्चा सप्लाई क्या होता है? एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पर कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स लोगों को ऑफर कर रही हूं कि मुझसे खरीद लो इतनी इतनी प्राइसेस पर, वही क्या है? मेरी सप्लाई है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कितनी यूनिट्स लोगों को ऑफर कर रही हूँ कि मुझसे खरीद लो, वो क्या है? मेरी सप्लाई है। डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। अलग अलग क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की डेट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, जो एक प्रोड्यूसर विलिंग है कि वो बेचेगा, जो एक प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक प्रोड्यूसर जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी यूनिट्स लोगों को ऑफर कर रहा है कि मुझसे खरीद लो, मुझसे खरीद लो एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी सप्लाई। अब अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस समझना। एक होता है स्टॉक और एक होता है बेटा सप्लाई। सप्लाई अभी हम लोगों ने देख ही लिया। तो बेटा स्टॉक क्या होता है? बेटा स्टॉक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे गोडाउन के अंदर मेरे पास में कितनी यूनिट्स रखी हैं, वो मेरा क्या है? स्टॉक है। सपोज मेरे गोडाउन के अंदर किसी भी चीज की 200 यूनिट्स रखी हैं, तो एट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे गोडाउन के अंदर जितना भी माल रखा है वो क्या है? मेरा स्टॉक। तो बेटा ये 200 क्या है? मेरा स्टॉक। बट इस स्टॉक में से मैं कितना लोगों को ऑफर कर रही हूँ खरीदने के लिए? बेटा यहाँ पर मैंने एक्चुअल सेल्स की बात नहीं करी थी, वो ऑफर कर रहा है, वो विलिंग टू सेल है। मैं कितना लोगों को ऑफर कर रही हूँ कि मुझसे खरीद लो, वो क्या है? मेरी सप्लाई। 200 मेरे पास में गोडाउन में यूनिट्स रखी हैं, उसमें से मैं 100 लोगों को ऑफर कर रही हूँ कि मुझसे परचेज कर लो, तो ये 100 क्या है? मेरी सप्लाई। समझे? अब अच्छा एक चीज और, सेल्स। सपोज इस 100 में से मैं एक्चुअली लोगों को बेच पाती हूँ 80, तो ये 80 क्या होंगी? मेरी सेल्स। तो समझे स्टॉक क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास में कितनी यूनिट्स रखी हुई हैं, वो क्या है? मेरा स्टॉक। उस स्टॉक में से मैं कितना लोगों को ऑफर कर रही हूँ कि मुझसे खरीद लो, कितना मैं विलिंग टू सेल हूँ, कितना मैं बेचना चाहती हूँ, वो क्या है? मेरी सप्लाई। और कितना एक्चुअली बिका है, वो क्या है? मेरी सेल्स। तो याद रखना, सप्लाई छोटा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और सेल्स तो सप्लाई से भी छोटा कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है बेटा सप्लाई शेड्यूल। बेटा इकोनॉमिक्स में जहां पर भी मैं शेड्यूल की बात करूं, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? टेबल की बात कर रही हूँ। तो पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। सप्लाई शेड्यूल मतलब बेटा एक टेबल होती है जो रिलेशन शो करती है किसके बीच में? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी के बीच में। रिलेशन बता रही है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब सप्लाई के बीच में। बच्चा हम लोगों ने देखा था डिमांड और प्राइस में रिलेशन होता है। जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, मतलब दोनों में नेगेटिव रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन जिसे बोलते हैं। सेम वैसे ही बेटा ऐसी टेबल जो प्राइस और सप्लाई में रिलेशन शो कर रही है, उस टेबल को बोला जाता है सप्लाई शेड्यूल। बेटा जिस तरह से डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन था, वैसे ही सप्लाई में और प्राइस में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। तो इट इज अ टेबल, ये एक टेबल है। क्या शो करिए? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल। अलग अलग क्वांटिटीज जो एक प्रोड्यूसर ऑफर कर रहा है कि मुझसे खरीद लो एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पर। इसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई शेड्यूल। समझे? सप्लाई शेड्यूल क्या है? एक ऐसी टेबल जो रिलेशन शो करी किसके बीच में? प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में। इट शोज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। बेटा ये शो करता है कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है 10 20 30 40। समझे? और ऑब्वियस भी है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर सोचेगा यार प्राइस बढ़ गई तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो सेल्स ज्यादा करेगा, अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा।
कम प्राइस पर देखेगा या प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो वो ज्यादा क्यों सप्लाई करेगा, वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। अब बच्चा सप्लाई शेड्यूल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। बच्चा यही सप्लाई शेड्यूल अगर मैं सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर का बनाऊं तो उसे मैं बोलूंगी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। वहीं अगर मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स है सारे प्रोड्यूसर्स का अगर मैं इकट्ठा एक सप्लाई शेड्यूल बना दूं तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। समझना, इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। अगर मार्केट के अंदर एक ही प्रोड्यूसर एक ही फर्म का सप्लाई शेड्यूल मैं बना रही हूं तो उसे मैं बोलूंगी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। आगे सेम डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो बच्चा मान लो मार्केट के अंदर एक प्रोड्यूसर है जिसका नाम है ए, उसका सप्लाई शेड्यूल मैंने बनाया, ये मैंने प्राइस लिखी 1 2 3 4, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी 10 20 30 40। ये क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब जब मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्या मेरे लिए पॉसिबल है मैं सारे प्रोड्यूसर्स का सप्लाई शेड्यूल बना दूं, नहीं है पॉसिबल। तो बेटा यहाँ मैं मान के चलूंगी कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने प्रोड्यूसर्स हैं, दो प्रोड्यूसर्स है, एक प्रोड्यूसर का नाम ए ले लिया, एक प्रोड्यूसर का नाम बी ले लिया। इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। बेटा जब मार्केट के अंदर जितनी भी फर्म्स है जितने भी प्रोड्यूसर्स है मैं सबका सप्लाई शेड्यूल बना दूं तो वो क्या है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। आगे वही लिख देना, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। अब बच्चा इसका शेड्यूल कैसे बनाएंगे, प्राइस वही 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोगों ने क्वांटिटी शो करी 10 20 30 40। ये किसकी सप्लाई है, फर्म ए की, फर्म ए की। सेम ऐसे ही बेटा हमने फर्म बी की सप्लाई दिखा दी, कुछ भी दिखा दो बस प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज करनी है। मैंने शो कर दिया 20 30 40 50। तो बेटा दोनों को प्लस कर दो तो मार्केट सप्लाई निकल जाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ हमने क्या माना है, दो ही प्रोड्यूसर्स है ए और बी। तो 10 20 30, 20 और 30 50, 30 और 40 70, 50 और 40 ये हो गया 90। तो ये आ गई हमारे पास में मार्केट सप्लाई। देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4, मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है 30 50 70 90। तो फटाफट से यहाँ तक का कॉपी कर लो। अब देखते हैं बेटा सप्लाई कर्व क्या होता है। तो पहले समझ लो सप्लाई कर्व क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा था सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या थी, एक टेबल थी। अगर उसी टेबल को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दूं बच्चा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व कुछ नहीं है, उसी सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। उसको अगर मैंने ग्राफ पर बना दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अगर उसी को मैंने ग्राफ पर बना दिया तो मुझे क्या मिलेगा, सप्लाई कर्व। आगे डेफिनेशन सेम है बेटा, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। अलग अलग क्वांटिटीज जो एक प्रोड्यूसर ऑफर कर रहा है लोगों को कि मुझसे खरीद लो एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। अब बच्चा सप्लाई कर्व भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। याद करो बेटा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक ही फर्म का सप्लाई शेड्यूल, अगर बेटा उसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं तो मुझे मिलेगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। वहीं मार्केट सप्लाई शेड्यूल को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं तो मुझे मिलेगा मार्केट सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है, ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, बट किसका, सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। देखो बेटा पीछे हम लोगों ने देखा था प्राइस कितनी ली थी 1 2 4 और क्वांटिटी कितनी ली थी, ये क्या थी हमारी सप्लाई। सप्लाई कितनी ली थी 10 to 40। इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चा एक्स एक्सेस पर हम लोग हमारी क्वांटिटी शो करें मतलब सप्लाई, वाई एक्सेस पर बेटा हम लोग हमारी प्राइस शो कर रहे हैं। प्राइस कितनी है बेटा 1 2 3 4, देखो दिखा दिया 0 1 2 3 4। सप्लाई कितनी है बेटा 10 20 30 40, बना दो 10 20 30 40। अब ग्राफ पर किस तरह से प्लॉट करोगे, प्राइस 1 है तो सप्लाई है 10, प्राइस 1 है तो सप्लाई है 10, यहाँ आया। प्राइस 2 है तो सप्लाई है 20, प्राइस 2 है तो सप्लाई है हमारे पास में 20, यहाँ आ गया। प्राइस 3 है तो सप्लाई कितनी है बेटा हमारे पास में 30, प्राइस 4 है तो सप्लाई है 40। बेटा इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर कोई चीज लेफ्ट से राइट जाते टाइम पर अपवर्ड है मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वो पॉजिटिव रिलेशन शो कर रही है। डिमांड का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था, मतलब वो कौन सा रिलेशन शो कर रहा था, नेगेटिव रिलेशन। यहाँ पर ही क्या शो करा है, पॉजिटिव रिलेशन। अब बच्चा मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, किसका, सप्लाई शेड्यूल का, बट किसका सप्लाई शेड्यूल, ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, जितनी भी फर्म्स है। तो हम लोगों ने माना था सिर्फ दो ही फर्म्स है, ए और बी। तो वही बेटा प्राइस हम लोगों ने ले ली, ये ए की सप्लाई ये बी की सप्लाई, दोनों को प्लस करा तो ये मार्केट सप्लाई आई। वही पीछे वाली हमारी टेबल है। ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करें,
पहले बेटा मैं फर्म ए का सप्लाई कर्व बनाती हूँ, तो वही y एक्सिस पर प्राइस ली, x एक्सिस पर क्वांटिटी ली। तो किस तरह से प्लॉट करेंगे, प्राइस 1 है तो क्वांटिटी है 10, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी हुई 20, प्राइस 3 है क्वांटिटी है 30, प्राइस 4 है क्वांटिटी है 40। ये बन गया फर्म ए का सप्लाई कर्व। अब बनाओ बेटा फर्म बी का सप्लाई कर्व, वही प्राइस और बी की सप्लाई। तो बेटा प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में 20, ये यहाँ आया। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितनी है 30, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी कितनी है 40, देन प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 40। ये सबको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया बी का सप्लाई कर्व। अब अच्छा मार्केट सप्लाई कर्व कैसे दिखाएं, तो एक तरफ ये प्राइस दिखाएंगे और एक तरफ दिखाएंगे हम लोग मार्केट सप्लाई। तो एक्स एक्सेस पर वही हम लोगों ने हमारी क्वांटिटी दिखाई, वाई एक्सेस पर प्राइस। प्राइस 1 है तो मार्केट सप्लाई 30 है, देखो बेटा प्राइस 1 है मार्केट सप्लाई 30 है, प्राइस 2 है मार्केट सप्लाई 50 है, प्राइस 2 है मार्केट सप्लाई 50 है, प्राइस 3 है मार्केट सप्लाई कितनी है हमारे पास में 70 है। तो इस तरह से प्लॉट करा, ये मिल गया हमें मार्केट सप्लाई कर्व। तो बच्चा यहां तक का फटाफट से कॉपी कर लो, ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। अब देखते हैं बेटा सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन को बच्चा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से फॉर श्योर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे क्वेश्चन 4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है। तो इसे स्टार मार्क कर लो, इसे बहुत अच्छे से तैयार करना। बच्चा क्या होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, बच्चा हमें पता है सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था प्राइस इंक्रीज हो रही थी तो सप्लाई इंक्रीज हो रही थी, प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई डिक्रीज होती है। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो बच्चा सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। बेटा सप्लाई का और उसको जो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। कि सप्लाई को जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो वो सप्लाई को कैसे इंक्रीज करेंगे कैसे डिक्रीज करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई फंक्शन या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो बच्चा सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है पीएक्स, पीएक्स मतलब ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेकेंड है पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड इज एनएफ नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। देन जीजी मतलब गोल ऑफ द फर्म। पीएफ मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टी मतलब टेक्नोलॉजी। EX मतलब एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस एंड GP मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी हम लोगों ने देखा था कमोडिटी की खुद की प्राइस उसकी सप्लाई को किस तरह से इफेक्ट करती है। बेटा जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां हम लोगों ने देखा प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन को बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन। तो क्या लिखा होगा एग्जाम में, द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स ओन प्राइस। There is direct relation between own price of a commodity and its supply. When price increases, supply increases, and when price decreases, supply decreases. मतलब प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। और बहुत ऑब्वियस है यार, जब प्राइस डिक्रीज होगी तो कौन सप्लाई करना चाहेगा, प्राइस कम है मतलब प्रॉफिट भी कम हो रहा है, कोई चीज सस्ती हो रही है तो उसे कौन बेचना चाहेगा, वहां पर तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। वहीं जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो यार लगता है प्रॉफिट है, इसे बेचना चाहिए, तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बच्चा रिलेटेड गुड्स हम लोगों ने डिमांड में भी पढ़े थे। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, जिन्हें एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सकता है, वो क्या है, रिलेटेड गुड्स। या फिर ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ में ही यूज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, एक दूसरे के बिना हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों को बोला जाता है रिलेटेड गुड्स। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मेरा गुड है टी, मैं क्या कर रही हूँ, टी सप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा गुड है। बच्चा मार्केट में टी का रिलेटेड गुड कौन सा अवेलेबल है, कॉफी। कॉफी क्या है, टी का रिलेटेड गुड है। बेटा टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर कॉफी की प्राइस रिलेटेड गुड की प्राइस में चेंज आया तो उससे टी की सप्लाई अपने आप अफेक्ट होगी। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कॉफी की प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, कॉफी महंगी हो गई, तो बेटा मैं देखूंगी यार कॉफी महंगी हो गई तो मैं मेरी टी को सस्ते में क्यों बेच रही हूं, मैं भी मेरी टी को महंगा करके ही बेचूं ना।
अगर मैंने देखा कॉफी महंगी हो गई तो मैं सोचूंगी यार मैं मेरी टी को सस्ते में क्यों बेच रही हूँ, तो मैं मेरी टी की सप्लाई को अभी के टाइम पर अपने आप क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। मैं सोचूंगी मैं भी मेरी टी की सप्लाई तभी बढ़ाऊंगी जब टी की प्राइसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था। किसकी प्राइस में चेंज आया, रिलेटेड गुड की प्राइस में, बट उसकी वजह से टी की सप्लाई अपने आप कम हो गई, क्योंकि मैंने सोचा यार मैं क्यों सस्ते में बेचूं, मैं भी अपनी टी को तभी सप्लाई करूंगी जब टी की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। थर्ड है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। बेटा सपोज ये मार्केट है, मार्केट के अंदर 1 2 3 4 5 फर्म्स है। बेटा जब 5 फर्म्स है तो सपोज मार्केट के अंदर सप्लाई है 100 यूनिट्स की। कितनी यूनिट्स की सप्लाई है, 100 की। सपोज बेटा एक फर्म और आ जाती है तो कितनी फर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी फर्म्स हो गई, 6 फर्म्स। अब बच्चा मार्केट में सप्लाई होती है मान लो 120 यूनिट्स की, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। भाई एक फर्म और खुल गई तो पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई तो इंक्रीज होगी ना, या फिर कोई फर्म हट गई, कोई फर्म बंद हो गई तो पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स और सप्लाई में भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट है गोल ऑफ द फर्म। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार ध्यान से समझना। बेटा फर्म के 2 गोल्स हो सकते हैं। पहला गोल हो सकता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्या, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वहीं एक गोल हो सकता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। बच्चा अगर फर्म का गोल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो बच्चा वो हाई प्राइस पर ही सप्लाई ज्यादा करेगी। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो ही वो अपनी सप्लाई ज्यादा करेगी, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस है तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन वहां पर ज्यादा है तो सप्लाई वो अपनी इंक्रीज करेगी। वहीं फर्म का मकसद है यार उसे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उसे तो अपनी सेल्स ज्यादा रखनी है। सेल्स ज्यादा रखनी है मतलब उसके पास में सपोज आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उसे कैसे जैसे करके अपने आउटपुट को निकालना है, या फिर उसका मकसद है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे ज्यादा प्रोडक्शन करके। तो अगर फर्म का मकसद है सेल्स ज्यादा रखना तो वो कम प्राइस पर लोगों को ज्यादा बेचेगी, कम प्राइस पर क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑफर करेगी, सप्लाई अपनी ज्यादा रखेगी। तो समझे अगर फर्म का मकसद है प्रॉफिट को इंक्रीज करना तो वो ज्यादा प्राइस पर ही सप्लाई ज्यादा रखेगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। बट फर्म को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उसे अपनी बस सेल्स बढ़ानी है, अपने माल को बस कैसे जैसे करके बेचना है, तो बेटा वो कम प्राइस पर अपनी सप्लाई ज्यादा रखेगी ताकि लोग कम प्राइस देखकर उससे खरीद लें। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई मतलब कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपने लेबर को ज्यादा पे करा, आपने रेंट ज़्यादा पे करा है ना, सैलरी वगैरह ज़्यादा पे कर दी, कैपिटल लेवल इंटरेस्ट ज़्यादा आप दे रहे हो, तो अगर आपकी फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप ज़्यादा पे कर रहे हो मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप कोई ऐसी चीज़ क्यों प्रोड्यूस करना चाहोगे जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। वहीं अगर आपकी फैक्टर कॉस्ट कम आ रही है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम है, कॉस्ट कम आ रही है, तो आप सोचोगे यार ऐसी चीज बनाओ ना जिसको बनाने की कॉस्ट कम है, तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो बच्चा यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रही है तो सप्लाई कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटा आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको प्रोड्यूस करने से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई, जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अब आप नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहे हो। तो बेटा जब आप नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहे हो, जब टेक्नोलॉजी में किसी तरह का इंप्रूवमेंट हो गया है, तो बेटा नई टेक्नोलॉजी से जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्ट अपने आप क्या आएगी, कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियस ही बात है आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत ऑब्वियस है अगर टेक्नोलॉजी में किसी तरह का इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आपकी बनाने की कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे, क्योंकि आप ऐसी चीज ही बनाओगे जिसको बनाने की आपकी कॉस्ट कम है। वहीं टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है तो कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी, तो आप अपनी सप्लाई क्या रखोगे, कम रखोगे। नेक्स्ट है बेटा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। सपोज बेटा किसी चीज के लिए आपको लगता है कि इस चीज की प्राइस जो है वो फ्यूचर के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, इस चीज की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, तो आप सोचोगे यार मैं आज क्यों इस चीज को सप्लाई करूं, आज की मैं मेरी सप्लाई को क्या कर दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी। मैं सोचूंगी यार फ्यूचर में महंगी हो जाएगी तभी बेचूंगी ना, तब ज्यादा फायदा होगा। तो अगर मुझे लग रहा है कोई चीज फ्यूचर में महंगी होगी तो मैं मेरी आज की जो मेरी करंट सप्लाई है उसे मैं डिक्रीज कर दूंगी, क्योंकि मैं सोचूंगी मैं इस चीज को फ्यूचर में बेचूंगी। वहीं अगर मुझे लग रहा है कि
फ्यूचर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, आने वाले टाइम में ये चीज सस्ती हो जाएगी। तो बेटा मैं आज इस चीज को ज्यादा सप्लाई कर दूंगी, नहीं तो मैं सोचूंगी कि आने वाले टाइम में मैं इसे सस्ते में बेचूंगी, इससे बेटर मैं अभी इसे अच्छे प्राइस पर सेल कर दूं। लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्स से रिलेटेड चीजें आ जाती है। तो पहला है एक वर्ड टैक्सेशन और दूसरा वर्ड है सब्सिडी। वन बाय वन समझाती हूँ। बेटा अगर किसी चीज पर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको उस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो बच्चा अपने आप ही आप उस चीज की सप्लाई क्या कर दोगे, कम कर दोगे। टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है मतलब कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो आप अपनी सप्लाई कम रखोगे। कोई ऐसी चीज क्यों बनाना चाहोगे जिसकी कॉस्ट आपके लिए ज्यादा है। वहीं अगर आपको किसी चीज पर सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, सब्सिडी मतलब अगर गवर्नमेंट किसी तरह का बेनिफिट दे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहे कि हम आपको पावर कंसेशन देंगे, आपका जो बिजली का बिल है वो आधा आएगा, या फिर हम आपसे टैक्स कम लेंगे, या फिर हम आपको रॉ मटेरियल सस्ते में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको किसी चीज पर सब्सिडी मिल रही है, मतलब गवर्नमेंट अगर आपको किसी चीज पर बेनिफिट दे रही है, तो वो चीज आप प्रोड्यूस करना चाहोगे, क्योंकि उसे प्रोड्यूस करने की आपकी कॉस्ट कम आएगी, तो अपने आप बेटा आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चा ये हम लोगों ने क्या देख लिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के, जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एक बार दोबारा पढ़ना। तो बच्चा यहां तक का थ्योरी ऑफ सप्लाई हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।